अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, जो कि आई है फाइज़र कंपनी की तरफ से। फाइज़र और बायोनटेक जो है वो जर्मनी की एक कंपनी है। इन दोनों के मर्जर या इनके मिलाप से जो एक ट्रायल शुरू हुए हैं एक वैक्सीन के, जिस वैक्सीन का नाम है BNT162b2। तो उसके बारे में एक बहुत बड़ी एक खबर आज के अखबारों में शाया हुई है और ये मुख्तलिफ मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर की गई है। वो ये है कि ये जो फाइज़र है, इसने अपने फेज़ 3 के ट्रायल जो दुनिया के 6 मुख्तलिफ ममालिक में चल रहे थे, जिसमें शामिल है जर्मनी, अमेरिका, टर्की, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। तो उनके जो फेज़ 3 के ट्रायल्स को उनका जो टारगेट है वो अचीव करने का दावा किया है। फाइज़र ने ये कहा है कि उनके 170 जो वॉलंटियर्स हैं उनके अंदर हुआ है कोरोना की इन्फेक्शन, और जब उन्होंने जायज़ा लिया इस पूरी स्टडी का, या उनके जो इंडिपेंडेंट स्टडी को रीड करते हैं उन्होंने जायज़ा लिया, तो उनको पता चला कि इसमें से जो 8 लोग थे वो थे कि जिनको प्लेसिबो लगा था, या नॉर्मल सेलाइन का इंजेक्शन लगा था, या डमी इंजेक्शन लगा था। तो उनमें से तकरीबन 8 को छोड़ के, यानी जो बाकी थे 162 वो प्लेसिबो इंजेक्शन वाले थे, और जो 8 लोग थे सिर्फ वो लोग थे कि जिनको ये कोरोना की वैक्सीन दी गई थी, जो फाइज़र की वैक्सीन है जिसका रिसर्च नाम मैंने अभी आपको बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने साबित किया कि तकरीबन 95% इफेक्टिवनेस है इनकी वैक्सीन की। और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 65 से ज़्यादा है, तो उनमें भी ये 95% इफेक्टिव है। क्योंकि ये जो बुजुर्गों में इफेक्टिवनेस है इसको बहुत पॉजिटिव देखा जा रहा है, इस वजह से कि सोचा ये गया था कि जो, क्योंकि बूढ़ों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो और यही कोरोना वायरस जो है बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सोचा यह गया था कि शायद जो वैक्सीन है वो इतनी ज़्यादा कारआमद ना हो। और इस बात का आप यहाँ से भी अंदाज़ा कर लें कि शुरू में जब फेज़ 1 और फेज़ 2 में जिन लोगों को शामिल किया गया, और फेज़ 3 के भी इब्तदाई दिनों में जिन लोगों को शामिल किया, तो उनकी उम्रें थी 18 से 55 साल के दरमियान। लेकिन 56 से 85 साल के दरमियान के लोगों में जो अभी जो रिजल्ट आए हैं, जो स्टैटिस्टिक्स को जो स्टडी किया है इंडिपेंडेंट भी जराए जो कि इस कंपनी को रीड करते हैं, और ख़ुद ये जो फाइज़र कंपनी ने भी, तो इन्होंने देखा है कि बहुत कारआमद है उन तमाम लोगों में भी जिनकी उम्र 65 ईयर से ज़्यादा है, और 95% इफेक्टिव है। और ये ऐसे ही एक सवाल बहुत ज़्यादा गूंज रहा था आजकल कि कुछ वैक्सीन जो हैं कोई किसी ख़ास खित्ते के लिए हो सकती हैं, और कुछ वैक्सीन जो है किसी खास इलाके या नस्ल के लोगों में कारआमद ज़्यादा होगी। तो वो भी इन्होंने बताया है, क्योंकि अमेरिका से बाहर जो पूरे 150 वो जगहें मुख्तलिफ ममालिक में, ये जो 6 ममालिक के जिनके मैंने नाम लिए हैं, तो इनमें मुख्तलिफ रेसेस और मुख्तलिफ एथनिसिटी यानी मुख्तलिफ नस्लों के जो लोग थे और मुख्तलिफ खित्तों में रहने वाले जो लोग थे उनके ऊपर क्योंकि आजमाई जा रही थी, तो इनके रिजल्ट ने भी ये बताया है। और उनकी तकरीबन तादाद थी 40 से लेके 45% तक, यानी हर 100 में से 40 से 45% वो लोग थे जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ नस्लों से था, मुख्तलिफ इलाकों से था। तो उसमें भी जो रिजल्ट आए हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये बहुत बड़ी खैर की और खुशी की खबर है, क्योंकि ये एक और स्टेप है आगे की तरफ, जिससे साबित होगा कि हम वैक्सीन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तो ये कंपनी की तरफ से खबर आई है। कंपनी जो है अब इरादा रखती है कि एक तो वो अपना डाटा FDA को देगी ताकि FDA इसको रिव्यू करे, और उसके बाद साथ ही वो उनका जुमे के दिन इरादा है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई करने का। और इसके अलावा उनका प्लान है कि वो मुख्तलिफ जो दुनिया की दूसरी बॉडीज़ हैं, जिसमें यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, जिसमें WHO है और भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की रेगुलरिटीज़ जो बॉडीज़ हैं, उनको ये स्टडीज़ जो है इनका जो पूरा डाटा है वो प्रोवाइड करेंगी ताकि वो इसको पढ़ें और वो भी अपना एनालिसिस दें। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा है कि वो एक जो जर्नल्स होते हैं मेडिकल के, तो उनमें पीर रिव्यूड रिपोर्ट्स छपती हैं, यानी उनके जो अपने डॉक्टर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो भी उनको भी ये डाटा दिया जाएगा ताकि वो इंडिपेंडेंटली इस डाटा को स्टडी करें, और उसके बाद फिर फाइनली ये जो वैक्सीन है ये अप्रूवल की तरफ जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है
क्योंकि दुनिया की तमाम जो वैक्सीन हैं सोचा यही गया था कि वो नवंबर के एंड में अपना डाटा शो करना शुरू कर देंगी और उसके बाद जो दिसंबर में के एंड में जाके हो सकता है कि इनकी अप्रूवल हो जाए। अभी तक मॉडर्ना और फाइजर दो ऐसी वैक्सीन हैं जिनकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा देखा गया है, क्योंकि सब लोग इंतजार कर रहे थे इन ही दो वैक्सीन का खास तौर पे डाटा देखने के लिए, क्योंकि ये एक दुनिया में सबसे पहले मैसेंजर आरएनए की टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की है जो इससे पहले दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं की गई थी वैक्सीन को लेके। तो सब लोगों को ये था कि अगर ये कामयाब हो जाती है तो क्योंकि ये बड़ी इसके बाद इस टेक्निक के जरिए बड़ी तेजी से तैयारी की जा सकती है वैक्सीन की और वो ज्यादा इफेक्टिव भी होगी, ये इनका दावा था और ये दावा अब सच साबित होता नजर आ रहा है। रशिया की वैक्सीन के दावे को बहुत ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं लिया गया कि अभी उसके बहुत कम लोगों में इस चीज को स्टडी किया गया था, तो इसलिए दुनिया अभी बहुत ज्यादा अहमियत उनको नहीं दे रही है। अभी जो सवाल जिनके जवाब देना बाकी हैं फाइजर की तरफ से वो ये हैं कि क्या ये एक शख्स से दूसरे शख्स में जो ट्रांसमिशन है उसको भी रोक पाएगी और उसके अलावा क्या जो इसकी इम्यूनिटी है वो बहुत अरसा तक रह भी पाएगी या नहीं। तो इन दो सवालों के जवाब में फाइजर का ये कहना है कि ये क्योंकि अभी 2 साल के लिए वो 6 ममालिक जहां पे इसका फेज 3 की स्टडीज चल रही थी जिसमें शामिल है अमेरिका और जर्मनी और टर्की और साउथ अफ्रीका, ब्राजील और अर्जेंटीना, तो वो 2 साल तक के लिए ये चलेगी। और फाइजर बहुत ज़्यादा उसे इत्मीनान है कि हम जब अप्लाई करेंगे EUA के लिए यानी इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, जो अमेरिका में एक कानून है कि जब अमेरिका में कोई कुदरती आफत आती है, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो न्यूक्लियर हो या कोई रेडियोलॉजिकल हो, तो और कोई ऐसी दवाई जिसका अगरचे पहले तो इस्तेमाल ना हुआ हो या हुआ भी हो तो इस पर्पज़ के लिए ना हुआ हो, लेकिन इब्तदाई मालूमात ये बताएं कि ये इस इमरजेंसी की सिचुएशन में लोगों की जानें बचा सकती है, तो फिर FDA अलाउ कर देती है इस कानून के तहत जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। लेकिन जाहिर है कि अभी ये मुमकिन होगा एक दफ़ा FDA इनका डाटा सारा पढ़ ले। और दोस्तों इसके अलावा एक और बड़ा इतराज़ जो हो रहा है फाइज़र की वैक्सीन के ऊपर, वो ये इतराज़ है कि जो ये फाइज़र की वैक्सीन है तो ये तो इसको तो स्टोर करने के लिए बहुत अल्ट्रा कोल्ड टेम्परेचर यानी -70 से -80 तक चाहिए होगा, जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है। और कहा यह जाता है जो आजकल हम डीप फ्रीजर्स भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी नहीं मुमकिन होता उनके लिए कि इतना टेम्परेचर को क्रिएट करना। तो इसका जवाब देते हुए फाइजर का ये कहना है कि फाइजर कंपनी ये करेगी कि वो जो अपना ड्राई आइस का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद शिपमेंट के लिए वो थर्मल शिपिंग बॉक्सेस इस्तेमाल करेंगे जहां पे वो बार बार ड्राई आइस को रिप्लेस कर सकते हैं। और उन्होंने क्योंकि GPS सिस्टम के जरिए ट्रैकिंग लगाई होगी इन बॉक्सेस के अंदर टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने के लिए, तो वो मुमकिन है उनके लिए दुनिया के तमाम ममालिक में इसको शिपिंग करना, क्योंकि थर्मल बॉक्सेस के अलावा जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है यानी 2 से 8 डिग्री, वहां पे इसको 5 दिन के लिए आप स्टोर कर सकते हैं जब आपने यूज करनी है उससे 5 दिन पहले। लेकिन शिपिंग बॉक्सेस के जरिए उनका कहना है फाइजर का कि हम 15 दिन तक इनको उस टेम्परेचर पे रख सकते हैं जो टेम्परेचर वो क्रिएट करेंगे इन शिपिंग बॉक्सेस में। तो अभी ये तो जाहिर है कि जैसे जैसे रोल आउट होगा तो हम इसको देखेंगे। अभी तक जो फाइजर है उसने कम से कम 50 मिलियन जो डोजेज हैं वो इस साल के एंड यानी 2020 के एंड तक ये कंपनी का दावा है कि उसने तैयार की हुई हैं, जो कि बनती हैं 5 करोड़ डोजेज और जो उसके 2.5 करोड़ लोगों के लिए कारआमद होंगी। क्योंकि ये जो वैक्सीन है फाइजर की ये 2 डोजेज पे मुश्तमिल होती है, एक लगती है 0 डे पे और एक लगती है 21 दिन के बाद। और दोस्तों अगर हम इसको कंपेयर करें कि जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हर साल लगती है वो सिंगल शॉट होती है, वो भी रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है 2 से 8 डिग्री उस पर रखा जाता है और उसमें जो वायरस होता है वो लाइव एटीन्यूएटेड, वो वायरस जो होता है इनएक्टिवेटेड वायरस होता है यानी उसको जेनेटिकली मुर्दा किया होता है। लेकिन इसके मुकाबले में हम मीजल मम्स रुबेला की जब बात करते हैं तो और ये जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है ये सिर्फ 60 to 70% इफेक्टिवनेस है इसकी। लेकिन हाँ अगर हम कंपेयर करें मीजल मम्स रुबेला की वैक्सीन के साथ तो वो उसके अंदर होता है लाइव एटीन्यूएटेड के वायरस जिंदा होता है लेकिन उसको अधमुआ किया होता है, उसको कमजोर किया होता है और उसको भी रखा जा सकता है रूम रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे जो कि 2 to 8 डिग्री है और उसमें 2 डोजेज लगती हैं, एक 0 डे पे और एक 28 दिन के बाद। और वो जो मीजल्स
और जो रुबेला है उसके अगेंस्ट उसकी इफेक्टिवनेस है तकरीबन 96% के करीब, और 88% वो इफेक्टिव है रुबेला के। ये मकसद ये है आपको बताने का कि ये जो मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया में पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही है। और इसमें क्या करते हैं कि जो वायरस है उसके जेनेटिक मटेरियल का वो पोर्शन लेके जो बनाता है कोरोना वायरस की स्पाइक प्रोटीन, और उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे मसल में, और इसके इर्द गिर्द एक लिपिड की लेयर क्रिएट की जाती है लैब के अंदर। वो जाता है हमारे सेल्स के अंदर। हमारे सेल्स जो हैं उसमें जो आरएनए है, आरएनए के जरिए वो, क्योंकि उस मैसेंजर आरएनए के अंदर वो मैसेज है जिससे स्पाइक प्रोटीन बनती है, तो हमारे राइबोसोम्स जो हैं उनके जरिए वो डेवलप करता है स्पाइक प्रोटीन को। और जब वो स्पाइक प्रोटीन हमारे जिस्म में होती है, जो होती तो कोरोना वायरस का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ और कुछ अटैच नहीं होता, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको देखता है, उसकी तशखीस करता है कि ये फॉरेन बॉडी है, बाहर से आई हुई चीज है, उसके खिलाफ वो बनाता है एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ रहती हैं हमारे जिस्म के अंदर। और जब कभी भी हमें कोरोना वायरस का सामना होता है तो फौरी तौर पे हमारी वो एंटीबॉडीज उसको मारती हैं। ना सिर्फ ये कि ये एंटीबॉडीज पैदा करता है, बल्कि टी सेल भी पैदा करता है। अब ये कितना अर्सा रहेंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दोस्तों, जैसे जैसे मजीद मालूमात आती जाएंगी, हम कोशिश मेरी होगी कि मैं आप लोगों को जरूर इस बारे में आगाह कर दूं। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।